हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। सजीव, विशेषताएं एवं आवास। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए साथ साथ ये हम आज चैप्टर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये सजीव क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो लिविंग या सजीव, लिविंग मतलब लाइफ से बना है, जिसके अंदर लाइफ है, सजीव जीवन जिसके अंदर है। तो जब हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ के कुछ प्रोसेसेस हैं जो इनमें होते हैं। क्या क्या हैं वो प्रोसेसेस, क्या क्या वो विशेषताएं हैं, वो हमने यहाँ पर देखनी है। तो फर्स्ट है नीड फूड, भोजन की आवश्यकता। सजीव जो हैं उनको भोजन की ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो किस तरह के खाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरह से हर एक सजीव जो है उसको कुछ ना कुछ भोजन चाहिए, खाना चाहिए। तो खाने की शुरुआत जो है भोजन की, फूड की, वो स्टार्ट होती है प्लांट्स से। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण, उससे अपना फूड बनाते हैं। और वही फूड फिर हम प्लांट्स से लेते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स की फॉर्म में। उसी को एनिमल्स भी खाते हैं और एनिमल्स को हम मीट के फॉर्म में भी खाते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह का फूड इनटेक करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये एक पहली क्वालिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सजीवों की। उसके बाद सेकंड बात करें तो सेकंड है ग्रोथ, वृद्धि। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ते हैं, ग्रोथ होती है उसमें। इंसानों की बात करें, चाहे जानवरों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, सभी में ग्रोथ दिखती है। तो पहले छोटा होता है शुरुआत में और धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है और वो बढ़ता जाता है। तो बढ़ रही है कोई चीज़, इसका मतलब वो लिविंग है, सजीव है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है रेस्पिरेशन, श्वसन। तो जितने भी सजीव हैं वो श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन लेते हैं, चाहे प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, सभी ऑक्सीजन लेते हैं सांस में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिश हों, एक्वेटिक एनिमल्स की जब हम बात करते हैं पानी के अंदर, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं। तो उसके लिए वो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका यूज़ करते हैं और उनके गलफड़े होते हैं, गिल्स होती हैं, जिनकी हेल्प से वो ऑक्सीजन पानी में जो घुली हुई है उसको वो ले पाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इस तरह से ये श्वसन जो है, रेस्पिरेशन, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम पहचान सकते हैं कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, सजीव है या निर्जीव है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। स्टिमुलाई होता है कोई भी बाहरी चीज़, गर्मी, सर्दी, कोई कांटा चुभना, उससे हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई, और उसके लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। तो ये हर एक लिविंग में होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर हम। प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स जो है लाइट की तरफ मुड़ते हैं, जिस तरफ लाइट मिलती है उसी तरफ को वो झुक जाते हैं। और एक ये प्लांट आपने देखा होगा, हिंदी में इसे छुई मुई कहते हैं और इंग्लिश में टच मी नॉट। ये भी छूने पर इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हो रही है इसमें भी। जैसे ही हमने इसको टच किया, ये इसकी पंखुड़ियाँ, पत्तियाँ जो हैं ये मुड़ जाती हैं। तो ये है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। हम जो फूड लेते हैं, भोजन खाते हैं, तो उसमें से काफ़ी सारा हिस्सा उसका जो है हमारी बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में, उसके से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हमें न्यूट्रिशंस चाहिए, पोषण, वो हमें मिल जाता है। जो बाकी बचा हुआ है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो उसे हम एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। तो जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट जनरेट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर एक सजीव में होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव, अपने जैसे नई जनरेशन को जन्म देता है, पैदा करता है, तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं। तो इंसान हो चाहे जानवर हो, सभी में इनके बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे हों या फिर वो अंडे के रूप में हो सकता है, एग
की फॉर्म में हो सकता है। तो दो टाइप की ज़्यादातर रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें जब हम इंसानों की और जानवरों की बात करते हैं, या तो अंडे देते हैं या बच्चे पैदा करते हैं, वो हो गया। और साथ में प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी जो उसका सीड होता है, सीड से नया पौधा बनता है बीज से, तो ये भी एक रिप्रोडक्शन है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और इसके साथ ही मूवमेंट, ये हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, मूवमेंट या गति। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ ना कुछ मूवमेंट शो करता है। आप बोलेंगे कि प्लांट्स में तो मूवमेंट नहीं होती, प्लांट तो एक ही जगह, पौधे एक ही जगह टिके रहते हैं जड़ों में, लेकिन उनमें भी मूवमेंट होती है। जैसा हमने रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई जो 4th पॉइंट देखा, उसमें भी हमने बात की, टच करने से वो पत्तियां मुड़ रही हैं, लाइट की तरफ मुड़ रहा है। तो इस तरह से इसमें भी मूवमेंट होती है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी चीज़ जो है वो लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है, सजीव है या निर्जीव है। तो इस तरह से जिनमें ये सारी चीज़ें होंगी वो सजीव होगा, और जिनमें ये नहीं होंगी वो निर्जीव होगा, नॉन लिविंग होगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। उसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमने देखना है हैबिटेट्स, आवास। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं सजीव, ये रहते कहाँ कहाँ हैं। तो इसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, स्थलीय आवास, और सेकंड इज एक्वेटिक हैबिटेट्स, जलीय आवास। तो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, ये दो तरह के आवास हैं इनके, रहने की जगह। आवास या हैबिटेट का मतलब है रहने की जगह, कहाँ ये रहते हैं। तो जिस भी जगह पर वो रहते हैं उसे हम उसका हैबिटेट या आवास कहते हैं। और ये दो टाइप के हैं, टेरेस्ट्रियल स्थलीय आवास, और दूसरा एक्वेटिक या जलीय आवास। तो स्थलीय का मतलब ज़मीन, टेरेस्ट्रियल ज़मीन, और एक्वेटिक मतलब पानी। सिंपल सी बात है। तो वाटर में रह रहे हैं तो वो एक्वेटिक हैबिटेट है, और अगर ज़मीन पर रह रहे हैं तो वो टेरेस्ट्रियल या स्थलीय आवास है। तो इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्थलीय आवास में फर्स्ट है ये, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर रेगिस्तान है, मरुस्थल बोलते हैं, और इंग्लिश में डेजर्ट। तो ये डेजर्ट है, और डेजर्ट में किस तरह के एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पर ये दिखाए हैं। तो ये जो है, ये हम बोलेंगे इसको, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, ये स्थलीय आवास है। तो स्थलीय आवासों की ज़मीन के ही अलग अलग टाइप हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं जो वहाँ पर रहते हैं। तो ये डेजर्ट इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड ये माउंटेन रीजन है, पर्वतीय आवास। तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी रहते हैं, पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर भी इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सभी रहते हैं। तो ये जो हैबिटेट है ये भी टेरेस्ट्रियल का ही पार्ट है। नेक्स्ट ये ग्रासलैंड। कई ऐसी जगह हैं जहाँ दूर दूर तक घास के मैदान होते हैं, खासकर अफ्रीका में बहुत ज़्यादा होते हैं ये। तो उसे हम ग्रासलैंड कहते हैं, घास के मैदान। और ये भी स्थलीय आवास का एक पार्ट है, और इसमें भी यहाँ पर देख सकते हैं आप कई तरह के जानवर वहाँ पर रहते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स, जलीय आवास, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर भी जीव जंतु, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जैसे ये फिश है, यहाँ पर ऑक्टोपस है, ये डॉल्फिन दिखाई है यहाँ पर। तो ये जो पानी में जो रहते हैं, तो पानी क्या है उनके लिए, ये एक्वेटिक हैबिटेट है, जलीय आवास है, पानी इनका घर है। इसी तरह से प्लांट्स भी पानी के अंदर रहते हैं, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर है। तो आपने लोटस देखा होगा जो पानी में पैदा होता है, पानी में उगाया जाता है। तो ये जलीय आवास का या एक्वेटिक हैबिटेट का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से ये हैबिटेट्स हैं। हैबिटेट्स हमने कहा दो टाइप के हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, स्थलीय, जलीय आवास। ये आवास हो गए। उसके बाद हमने देखना है आवास के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट्स जो हैं इसके कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक, और दूसरे अबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैव घटक। तो जैव यहीं से पता लग रहा है जिनमें जीवन है, जो लिविंग है वो बायोटिक, और जो नॉन लिविंग है, जो जिंदा नहीं है, निर्जीव चीज़ें हैं, उसे हम एबायोटिक कंपोनेंट्स या अजैव घटक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं फिर से, उन्हीं जो हमने आवास देखे हैबिटेट्स, उन्हीं में से फिर से लेते हैं हम फिगर से एक एक करके, और इनमें देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स बायोटिक हैं, क्या अबायोटिक हैं। तो यहाँ पर ये हमने फर्स्ट देखा था डेजर्ट, मरुस्थल। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको जिंदा नज़र आ रही हैं, ये इस हैबिटेट का, इस आवास का बायोटिक कंपोनेंट है, जैव है।
जैसे ये ऊंट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ ऊद बिलाव नज़र आ रहा है, ये बीवर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यहाँ पर स्नेक्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये जो भी चीज़ें, ये प्लांट्स जो हैं, कैक्टस हैं, ये प्लांट्स, ये एनिमल्स, ये हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, जैव घटक। और अजैव में क्या आ रहा है यहाँ पर? हवा, पानी, रेत, मिट्टी, ये पत्थर, जो चीज़ें निर्जीव हैं, जो जिंदा नहीं है, तो ये सारी आ रही हैं अबायोटिक या अजैव घटक में। उसके बाद सेकंड देखें, ये जो हमने पर्वतीय क्षेत्र की बात की थी, माउंटेन रीजन, तो यहाँ पर भी ये एनिमल्स, प्लांट्स, ये पेड़ पौधे जो हैं ये जैव हैं, और यहाँ बर्फ, पानी, पहाड़, पत्थर, हवा, जमीन, ये सब अजैव घटक हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद ये ग्रासलैंड की बात की थी, ग्रासलैंड में भी इसी तरह से ये एनिमल्स, ये घास, यहाँ पेड़ पौधे जो हैं, प्लांट्स वगैरह, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जैव घटक। और अजैव या निर्जीव जिनको हम कहेंगे अबायोटिक, वो हैं रेत, हवा, पानी, पत्थर, इस तरह की जो भी चीज़ें आ रही हैं वो अबायोटिक या अजैव घटक हैं। इसी तरह से पानी की भी बात करें तो पानी में भी यहाँ पर जो रह रहे हैं ये एक्वेटिक हैबिटेट है, इसमें भी बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ भी जो भी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो सब जैव घटक हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और साथ में यहाँ पानी, पत्थर, मिट्टी, जो भी चीज़ें इस तरह की आएंगी वो अबायोटिक कंपोनेंट या अजैव घटक हैं। तो इस तरह से ये हुए कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स, आवास के घटक। तो आवास भी दो टाइप के हुए, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, जिसे हमने हिंदी में कहा स्थलीय और जलीय आवास। और उन आवासों के भी दो घटक हैं, जैव और अजैव। जो जिंदा चीज़ें हैं वो जैव घटक हैं, जो जिंदा नहीं है वो अजैव घटक हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एक और चीज़, अनुकूलन, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पर सब तरह के जो इतने भी हमने आवास देखे, हैबिटेट्स देखे, वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वो भी एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, वो भी अलग अलग टाइप के हैं। तो वो अलग अलग टाइप के क्यों हैं? जैसे यहाँ हमने फर्स्ट बात की थी ये डेजर्ट की, तो डेजर्ट में देख रहे हैं हम ऊंट मिल रहा है, यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उसमें कैक्टस हैं या नुकीले इस तरह के प्लांट्स हैं। जो यहाँ पर छोटे जानवर भी रहते हैं वो अंदर बिल के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर रहने के लिए इन्होंने खुद को ढाला हुआ है। यही खुद को ढालने का जो इनकी क्वालिटी होती है, खुद को अपने जो आसपास का कंडीशंस हैं उसके हिसाब से बदल लेना, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। और वो काफ़ी लंबे टाइम में होता है, हज़ारों सालों में ये इस तरह से बने हैं। आप ऊँट को देखें तो ऊँट की टांगें लंबी हैं ताकि रेत की जो गर्मी है वो इस तक नहीं पहुँचे। इसके पैर गद्देदार होते हैं ताकि रेत में अच्छे से चल सके। ये पानी बहुत कम इसको ज़रूरत पड़ती है पानी पीने की, क्योंकि अब डेजर्ट में रहना है, रेगिस्तान में रहना है, तो वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। तो वहाँ पर कम पानी में कैसे ज़िंदा रहना है, तो वो ऊँट उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, ये इसको खाने की कम ज़रूरत पड़ती है। एक बार में ये काफ़ी ज़्यादा खाना खा लेता है और उससे इसकी पीठ पर ये जो कुबड़ जिसे हम कहते हैं या हम्प कहते हैं, ये बड़ा हो जाता है। वहाँ पर इसका फूड जो है वो फैट की फॉर्म में, वसा के रूप में स्टोर हो जाता है और उससे फिर इसको एनर्जी मिलती रहती है। तो इस तरह से इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उस वजह से ये वहाँ पर रहने के लिए एडेप्टेड है, अनुकूलित है। इसी तरह से प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स देख सकते हैं आप, इसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी पत्तियाँ नहीं होती हैं। इनका जो तना है, स्टेम है, यही ग्रीन कलर का है और इसी से ये अपना फूड बनाते हैं। पत्तियाँ जो होती हैं उससे पानी निकलता है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी। तो वो ट्रांसपीरेशन होती रहती है, वाष्पोत्सर्जन, जिससे पानी ज़्यादा निकलता है। तो इनमें पत्तियाँ होती नहीं हैं, या फिर हों भी तो बहुत नुकीली नुकीली सी होती हैं। उनका साइज़ जो है वो बारीक होता है ताकि उसमें से पानी कम से कम निकल पाए। तो इस वजह से वो पानी की कमी में भी ज़िंदा रह जाते हैं। और जो छोटे जानवर हैं वो बिल के अंदर रहते हैं ताकि बाहर की गर्मी से वो बच सकें। तो इस तरह से हर एक जो वहाँ पर रहने वाला जानवर है, एनिमल है, वो एडेप्टेड है, अनुकूलित है वहाँ पर रहने के लिए। इसी तरह से दूसरा, अगर हम ये पहाड़ों की बात करें, माउंटेन रीजन की, तो यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ है। तो वहाँ पर रहने वाले आप एनिमल्स देखें तो इनकी बॉडी पर फर है, जिससे इनको वहाँ पर रहना इजी हो जाता है, उनको ठंड से वो बचते हैं। और इसके साथ ही अगर प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर जो पेड़ मिलते हैं तो वो भी देखें आप, तो वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, ऊपर से ये नुकीले होते हैं। तो इस वजह से
ये जो है वहाँ पर जो इनके ऊपर बर्फ़ पड़ती है उससे ये गिरते नहीं है उसके वज़न से, क्योंकि वो बर्फ़ जो है इनके ऊपर कम से कम रहती है, नीचे गिर जाती है। अगर ये ऊपर से चौड़े होते तो सारी की सारी बर्फ़ इनके ऊपर रहती है और उससे इनका वज़न बढ़ता और ये टूट जाते हैं। तो इस कंडीशन में रहने के लिए ये सभी प्लांट्स और एनिमल्स एडेप्टेड हैं। इसी तरह से हम यहाँ की बात करें ग्रासलैंड की, तो यहाँ भी इस तरह से हैं। यहाँ पर आप कलर देखें तो कैसे हैं, घास जो है वो ब्राउनिश कलर की है, तो सभी ज़्यादातर यहाँ पर जानवर भी ब्राउन से कलर के हैं ताकि वहाँ पर छिप सकें आसानी से। शेर जो है वो अपना शिकार जो है आसानी से पकड़ सके, छिप के वो अटैक कर सके। और अगर ये हिरन की बात करें तो हिरन बहुत तेज़ होता है वहाँ पर, तो इसलिए ज़िंदा है वो वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत तेज़ भागता है, तो इस वजह से वो शिकार होने से बच भी जाता है। ज़ेब्रा की बात करें तो ज़ेब्रा वहाँ पर जो है आसानी से छिप सकता है, क्योंकि इसमें जो ये धारियाँ हैं उससे ये दूर से दिखाई नहीं देता। इसी तरह से हाथी की बात करें तो इसका भी कलर मटमैला सा है, तो इस वजह से ये वहाँ पर रहने के लिए एडेप्टेड है। तो वहाँ की कंडीशंस में ये आसानी से घुल मिल गए हैं और इसलिए वहाँ पर रह सकते हैं ये। इसी तरह से एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो वो भी इस तरह से बने हैं कि वहाँ पर पानी के अंदर रह पाएँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सांस लेने की, तो इनके गिल्स होते हैं, गलफड़े, जिससे वो सांस लेते हैं। डॉल्फिन के नहीं होते हैं गिल्स, उसको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है, तो ये बाहर निकलती है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो बाहर निकल कर ये सांस ले सकती है और उसके बाद फिर काफ़ी देर तक इसको सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही साथ आप देखें तो आगे से जितनी भी मछलियाँ होती हैं, आप देखें इनकी शेप जो है वो इस तरह की होती है, नुकीली सी होती है, जिसे हम स्ट्रीमलाइंड बॉडी कहते हैं, धारा रेखीय। हमने ये भी मूवमेंट वाले चैप्टर में किया हुआ है, गति वाले चैप्टर में। तो इस तरह की बॉडी होती है ताकि ये पानी में आसानी से तैर सकें। इनके जो फिन्स होते हैं, ये पीछे की पूंछ और इसके पंख होते हैं, ये चपटे होते हैं ताकि आसानी से तैर सकें और मुड़ने में इनको दिक्कत ना हो। तो इस तरह से ये भी वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित हैं। इसी तरह से हम एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, पानी में जो पौधे उगते हैं, उनकी बात करें तो वो भी उसमें रहने के लिए एडेप्टेड हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर जड़ें होती हैं लेकिन बाहर निकले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और वो पानी के ऊपर तैरते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो पानी के अंदर ही पूरे के पूरे होते हैं। तो हर तरह के प्लांट्स को वहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए वो एडेप्टेड है। अगर हम इस तरह के प्लांट्स की बात करें जो इनकी जड़ें अंदर हैं और आधे बाहर निकले हुए हैं, तो बाहर से वो रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं और अंदर से न्यूट्रिशंस भी ले सकते हैं। और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, जिससे वो आसानी से उसमें पानी में तैर सकते हैं। और जो पानी के अंदर रहते हैं वो ऑक्सीजन जो है वो पानी से और ज़मीन से लेते हैं, जड़ों से। तो इस तरह से ये वहाँ पर रहने के लिए, पानी के अंदर रहने के लिए एडेप्टेड हैं, अनुकूलित हैं। तो इस तरह से हम ये बात करते हैं अनुकूलन। तो हर एक एनिमल, प्लांट जो भी है वो अपनी अपनी कंडीशंस में रहने के लिए वहाँ के हिसाब से बन चुका है, ढल चुका है हज़ारों सालों में। तो इसे हम एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। तो यहाँ पर इतना ही इस चैप्टर में था। जितनी भी हमने चीज़ें अभी यहाँ पर सीखी उनको आप नोट करें, समझें अच्छे से, और साथ में आपकी बुक में जितना भी चैप्टर के बारे में दिया हुआ है उसको पढ़ें, उसके साथ रिलेट करें इसको, तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। और उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। तो उनको एक्सरसाइज को करने की भी कोशिश करें और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब हम उसको क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।